अच्छा जी, आज सबसे पहले जी एज़ यू कैन टेल आई एम हियर इन इस्लामाबाद और इस्लामाबाद स्टूडियो पहुंचना आज मुश्किल से खाली नहीं था क्योंकि यहाँ पे सुबह से ही आई थिंक तकरीबन 7:15 साढ़े 7 बजे से ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ना सिर्फ बारिश हो रही है, इट्स अ कंप्लीट थंडर स्टॉर्म एंड अ हेल स्टॉर्म। तो और उसके बाद फिर जो सड़कों पे रश था इट मेड गेटिंग एनीवेयर अ लिटिल डिफ़िकल्ट। लेकिन आज तक मैंने इस तरह की ज़बरदस्त बारिश एक्सपीरियंस नहीं की है क्योंकि वाकई अगर आप बाहर इस वक्त देखें तो मौसम और मतला इतना अबर आलूद है कि आपको लगेगा आप मुंह अंधेरे कहीं उठ के जा रहे हैं। बट बहरहाल थैंक यू इस्लामाबाद फॉर दिस वंडरफुल वेलकम। आपको प्रोग्राम में सबसे पहली स्टोरी हम ये बताते हैं कि जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं वो स्कूल नहीं जाते और ये लर्निंग गैप्स और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमने देखा कि कोविड के ज़माने में ज़्यादा प्रोनाउंस हो चुकी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब से हमने तालीम को 18वीं तरमीम के बाद एक सूबाई सब्जेक्ट बनाया है उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारी जो गैप्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले दौरे हुकूमत में हमने देखा कि हुकूमत ने इक़दाम करने की कोशिश की थी एक सिंगल नेशनल करिकुलम की, लेकिन हर चीज़ जो हाफ हार्टेडली की जाती है जब तक उसमें लोगों को ऑन बोर्ड ना लिया जाए, कंसेंसस डेवलप ना किया जाए, पाकिस्तान में उसका चलते रहना, उसका एक तसलसल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त डिक्लेयर की है पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी और इसका मतलब क्या है, इसके लिए क्या मज़ीद फ़ंड्स दिए जाएंगे। क्या पाकिस्तान अपना जब बजट डिज़ाइन करता है तो हर वक्त ये बात की जाती है कि स्कूलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए जो मुख्तस बजट है वो बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक से कई हद तक कम है। क्या एजुकेशन इमरजेंसी का मतलब है कि मज़ीद फ़ंड्स मुख्तस किए जाएंगे, कोई स्ट्रैटजी तरतीब दी जा रही है? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट जनाब नज़ीर लगाई साहब। जी, वालेकुम सलाम। नज़ीर साहब, किस तरह देखते हैं आपको ये तमाम प्रोविंसेस के और तमाम फेडरल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, वाइस चांसलर्स, डिप्लोमेट्स सबको इकट्ठा करके शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में एजुकेशन इमरजेंसी के हवाले से बात की है। किस तरह देखते हैं इस इमरजेंसी को आप? फितरा ये तो हमें बहुत देर से महसूस हुआ कि हमें तालीम की ज़रूरत है। हमें हमें ये एहसास तक नहीं था। हमारी जो रूलिंग एलीट है उसको इस बात की परवाह ही नहीं थी कि आबादी, बढ़ती हुई आबादी में अगर एजुकेशन नहीं होगी तो सिर्फ यही होगा कि आबादी बढ़ती रहेगी और बिलाखिर जाकर किसी ऐसे अंधे गार में गिरेगी जहाँ कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। हमारे पास सही। ऑप्शंस नहीं है और एजुकेशन का मतलब एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है जैसे आपने अपने इब्तिदा में कहा है कि हम यकसा करिकुलम की तरफ नहीं जा रहे हैं। बात यह है कि क्या हम बच्चों को वही कुछ पढ़ाएंगे जो अब तक पढ़ाते आए हैं, तो फिर आप ऐसे एफर्ट्स ना ही करें तो बेहतर है। अगर इसकी सतहें यही हैं कि कुछ बच्चे जो नहीं जा सकते हैं वो मदरसे चले जाएं, जो कुछ जा सकते हैं वो सरकारी स्कूल चले जाएं, अगर वहाँ नहीं है तो कुछ सेमी प्राइवेट स्कूल चले जाएं या फिर प्राइवेट स्कूल चले जाएं या बड़े बड़े स्कूलों में चले जाएं। तो ये जो 4 5 6 मदारज बने हुए हैं, अगर इस तरह तालीम देनी है तो इससे बेहतर ये है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स ना करें। अगर आपने देनी है तालीम और सही तालीम देनी है। जी साहब, ये जैसे पूरी दुनिया में हम कहते हैं ना कि वजीफ़े मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं होनहार स्टूडेंट्स को या वो स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली अमले का वजीफ़ा बंधा हुआ है। हमेशा पाकिस्तान में ये बात की जाती है गो स्कूल्स की, गोस्ट पूरे के पूरे जो टीम्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनका काम है वो नहीं कर पा रहे। इसी मीटिंग में कहा गया कि 10,000 पुअर परफॉर्मिंग स्कूल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा और उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी तरतीब दी जा रही है। दानिश स्कूल्स का जिक्र किया गया जो कि शहबाज शरीफ साहब का अपना इनिशिएटिव है और उसके बाद हमने देखा कि उसके खातिर ख्वाह अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। ज़ेवर तालीम प्रोग्राम ख़वातीन के लिए यानी बच्चियों की तालीम के लिए ख़ास तौर पे लॉन्च किया गया है। सो दिस इज़ हैपनिंग। इसके अलावा जी दूसरी जो बड़ी ख़बर नज़ीर साहब जो आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, उज़्बेकिस्तान यानी तमाम पड़ोसी ममालिक या सेंट्रल एशियन ममालिक या करीबी ममालिक के साथ जो एक पाकिस्तान हमेशा तहिया करता है कि अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएगा, अपने ट्रेड को मजबूत करेगा, कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस दफ़ा हमने देखा कि उज़्बेकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बख्तियार सैदोव की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से और एक दफ़ा फिर इसी अज़्म को लेकर आगे बढ़ने की बात की। किस तरह देखते हैं इस मीटिंग को सर आप? देखिए, पहले ये तय हो रहा था कि उज़्बेकिस्तान के शहर कैस्पियन सी के बिल्कुल साथ में दौलताबाद है। दौलताबाद से वहाँ पर बहुत बड़े ज़खायर हैं गैस के और तेल के, और वहाँ से पाइपलाइन्स जी। आनी थी
जो अफगानिस्तान से क्रॉस करके मुल्तान के करीब महमूद कौंट पहुंचनी थी और वहां से जो है एक और रूट के जरिए ग्वादर पहुंचनी थी। यहाँ रिफाइनरीज लगनी थी, यहाँ पर बहुत बड़ा एनर्जी के सोर्स आनी थी। ना हम वो कर सके, ना इसके अलावा हम वो ईरान की गैस पाइपलाइन की तरफ जा सके हैं। हमारे सामने हर्डल्स नहीं है। लेकिन उज्बेकिस्तान के साथ तो कोई हर्डल नहीं है, बीच में अफगानिस्तान है। आप अफगानिस्तान के साथ मुलाकात करें, बैठें, तय करें। अफगानिस्तान में दो ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के साथ हुकूमत में भी हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबले भी हैं। हक्कानी ग्रुप है और एक मुला उमर का ग्रुप है। और इनमें से कुछ लोग जो हार्बर करते हैं पाकिस्तानी जो है वो जो मिलिटेंसी है या दहशतगर्दी है उसको उन करते हैं। उससे बात करें, मुज़ाकरात करें, उसे ख़त्म करें। और तरक्की के जो दरवाजे हैं वो पाकिस्तान के लिए खुलने चाहिए, उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अज़रबैजान से। नज़ीर साहब, आप नहीं समझते, वैसे मैं उज़्बेकिस्तान की बात की थी, लेकिन आपने जहाँ पे जिक्र किया अफ़गानिस्तान का या पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ, कल हम फिर देखते हैं कि 7 वर्कर्स को शहीद किया गया है इन द एरिया नियर गवादर, और ये सिलसिला बतदरीज जारी है। अभी हमने हालिया तौर पर देखा कि ईरान का वफ़द आया था, इस वफ़द से बड़ी पुरज़ोर मुलाकातें रहीं। अब सऊदी वफ़द की भी बात की जा रही है, लेकिन ये मुलाकातें होती हैं अनफॉर्चुनेटली, क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, क्या ये टेररिस्ट हैं जो इस मामले को आगे बढ़ने नहीं देते? आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि मुलाकात होती है, MOUs साइन होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि वक्त गुजरता चला जाता है, उनके ऊपर जो हमने तहिया किया, जो हदफ बनाया, उसके हम करीब नहीं पहुंच पाते। हमें पहले, सबसे पहले इसको वो करना है, हमने तलाश करना है उस एलिमेंट को जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है और जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। हमें उसको तलाश करना है। वो कौन है जो इस तरह के हालात पैदा करता है और जो उसके अपने मफाद के लिए होते हैं। हमारा सिस्टम क्या करता है? हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि माफिया भी सिस्टम के साथ बैठती है। क्या वो ऐसा करती है? ये बेचारे मजदूर जाते हैं मुजफ्फरगढ़ से, डरा गाजी खान से, लिया से और भावलपुर से, रहीम यार खान से मजदूरी के लिए जाते हैं, कोई चीज़ नहीं करते ना। वहाँ कोई चीज़ उठा कर आते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, रात को पता चलता है कि हमला हो गया और मारे गए हैं। तो ये कौन है? ये मारने वाले कौन हैं? क्या ये हमारी रियासत को मालूम नहीं है? क्या रियासत वहाँ तक रसाई नहीं कर सकती है? देखिए, फेलुअर ऑफ द रियासत वहाँ से शुरू होती है जब आप इस तरह के वाक़यात को इग्नोर करते हैं। और अब इन वाक़यात को इग्नोर करना और टारगेट करना कि ख़ास इलाके से लोग जा रहे हैं, मुल्तान और उसके गिरदोनवा से, और पर्टिकुलरली वो टारगेट अपने ख्याल से करते हैं कि जी पंजाब को कर रहे हैं। वो सराय की बेल्ट का, पंजाब को भी नहीं किया जाना चाहिए, किसी को भी नहीं किया जाना चाहिए। सराय की बेल्ट के मासूम मजदूरों को वो टारगेट करते हैं और उसके नतीजे में ये होता है कि बड़ी तादाद में लाशें आती हैं। जब बलूचिस्तान से लाशें आएंगी तो उसका क्या मैसेज है? नज़ीर साहब जी, क्या आप समझते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सिर्फ लिसानी बुनियादों पे ये हमले हो रहे हैं या कोई और वजह इसकी है? मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजूहात कुछ और हैं। यहाँ माफियाज काम कर रही हैं, यहाँ पर ड्रग माफिया काम कर रही है, यहाँ पर जो है वो और मुख्तलिफ के किस्म का गैर कानूनी काम करने वाले एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, स्मगलिंग काम कर रही है। स्टेट अपना स्पेस खुद लूज कर रही है या स्टेट पसपा हो रही है। मैं कहता हूँ कि स्टेट को अपनी रिट कायम करते हुए जहाँ भी पाकिस्तान की जोग्राफिया है वहाँ पर अपनी रिट कायम करनी चाहिए। किसी को इसकी ओनरशिप नहीं देनी चाहिए, किसी सूरत में दहशतगर्दी को नहीं नज़ीर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। आज जैसे कि 10 मई है, कल हमने देखा कि कौमी सतह पर, वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी 9 मई के वाक़यात सानेहात की मुकम्मल मज़म्मत की गई और एक दफ़ा फिर अज़म किया गया कि कोई ऐसा एलिमेंट जो स्टेट के रियासत के ख़िलाफ़ एक तरह से साजिश घड़ता है या इस तरह के हालात पैदा करता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये एक बयानिया है और जो आपने जैसे ज़िक्र किया कि इसके मद्दे मुकाबिल कई माफियाज हैं, कई छुपे हुए हाथ हैं। किसका बयानिया ये जो हमारा स्टेट का बयानिया है, रियासत का बयानिया है कि हमने एक होकर रहना है, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ये किस हद तक इस वक्त स्ट्रेंथन हुआ है पिछले 1 साल के हालात को अगर आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि रिट ऑफ द स्टेट हो और बयानिया यही रहे कि पाकिस्तान जो है वो इंटीग्रेट रहे। रियासत को अपने अंदर भी वो एलिमेंट्स तलाश करने चाहिए जो इस तरह के मसाइल पैदा करते हैं। हम कहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये मसाइल पैदा किए, जिन लोगों ने भी 9 मई के वाक़यात को प्लान किया, उसको ऑपरेट किया, वो सारा कुछ जो अमल किया है, वो अमल में उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उसको आप इग्नोर भी ना करें।
लेकिन सवाल ये है कि आपके अपने अंदर कोई अगर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर आप उनको भी आइडेंटिफाई करें, उन्हें भी मालूम, हमें भी मालूम हो कि वहाँ पर इन्होंने वहाँ पर कोर बिल्कुल कमांडर के सही। खिलाफ कार्रवाई की गई, सैक किया गया और ये एक मुनासिब इक़दाम था। लेकिन इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिनको सैक किया गया या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या इसी तरह का पुलिस के खिलाफ हो रही है कि पुलिस जो है उस जगह पर क्यों नहीं पहुंची थी जहां पर ये वाकयात हो रहे थे और उसने रोकने के लिए क्या किरदार अदा किया? बिल्कुल सही। ये भी देखना चाहिए बिल्कुल और सही। ज़ाहिर है जो कर रहे तो थे ये आप बड़े उनसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। यकीनन, यकीनन। बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि एक पूरी तौर पे हतमी तौर पे इसकी स्ट्रैटेजी पे नज़रसानी की ज़रूरत है। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ स्टोरीज़ को हमने कवर किया।